अस्सलाम वालेकुम फर्स्ट ईयर बेटे। ओपन योर बायोलॉजी बुक, पेज नंबर अपनी बुक का 194 आप लोग ओपन करें। टॉपिक जो आज हम स्टार्ट करेंगे डैट इज टॉपिक 8.8 आस्मो रेगुलेशन इन प्लांट्स। बेटे हमने आज स्टार्ट करना है। लेट्स स्टार्ट विद द रीडिंग, देन इंशाल्लाह मैं आपको साथ साथ इसको एक्सप्लेन करूंगी। आस्मो रेगुलेशन में बेसिकली हम लोग क्या पढ़ेंगे कि ऑर्गेनिज्म जो हैं वो अपनी इंटरनल इन्वायरमेंट को किस तरह से स्टेबल करते हैं, कौन कौन से ऐसे प्रोसेस हैं, कौन कौन से ऐसे फिनोमेनाज हैं जिसकी वजह से वो अपनी इन्वायरमेंट को स्टेबलाइज कर रहे हैं। ठीक है, तो लेट्स स्टार्ट विद द रीडिंग। टॉपिक 8.8 है, बुक का पेज नंबर है 194। बेटे आप लोग ओपन करें। हमारा टॉपिक हम स्टार्ट करते हैं ऑस्मो रेगुलेशन इन प्लांट्स। Osmoregulation refers to the process by which an organism maintains a stable internal equilibrium of water and dissolved substances. Irrespective of the surrounding environmental conditions, many marine organisms undergo osmosis without the requirement for regulatory system, since their cells have the same osmotic pressure as that of the sea. However, some organisms must actively acquire, retain or eliminate water or salt in order to regulate their internal water and mineral balance. छोटा सा बेटे पैराग्राफ है, जस्ट टू 6 लाइंस का हमारे पास। यहाँ पे सबसे पहले जो चीज़ जिसको मैंने रीड आउट किया बेटे, जो डेफिनेशन है आप इसको अंडरलाइन करें, डेट इज ऑस्मो रेगुलेशन। आपके क्वेश्चन में, आपके पेपर में क्वेश्चन आ सकता है कि व्हाट इज ऑस्मो रेगुलेशन, आपको उसकी डेफिनेशन आनी चाहिए। ऑस्मो रेगुलेशन क्या चीज़ है बेटे? ये एक प्रोसेस है। क्या कहेंगे आप लोग? ऑस्मो रेगुलेशन इज अ प्रोसेस बाय विच ऑर्गेनिज्म मेंटेन अ स्टेबल इंटरनल इन्वायरमेंट। ठीक है, ऐसा प्रोसेस बेटे जिससे ऑर्गेनिज्म अपनी इंटरनल जो इन्वायरमेंट है, यानी कि इनसाइड द बॉडी जो है उसको क्या करते हैं, स्टेबल रखते हैं, मेंटेन करते हैं। ऐसे पूरे प्रोसेस को, ऐसे तमाम फिनोमेना को हम लोग क्या कहते हैं? ऑस्मो रेगुलेशन कहते हैं। चाहे वो ऑर्गेनिजम्स में आपके पास एनिमल्स भी आ सकते हैं, आपके पास प्लांट्स भी आ सकते हैं, लेकिन यहाँ पे हम लोग ऑस्मो रेगुलेशन जो पढ़ेंगे वो बेटे किसकी पढ़ेंगे? हम पढ़ेंगे प्लांट की। मैंने आपको पहले बता दिया, डिफरेंट ऑर्गेनिजम्स में अगर एनिमल्स आते हैं या प्लांट्स आते हैं, दोनों के लिए वर्ड हम ऑस्मो रेगुलेशन ही यूज करेंगे। ठीक है, लेकिन इस जगह पे आज के लेक्चर में हम लोगों ने ऑस्मो रेगुलेशन इन प्लांट्स पढ़ना है। ठीक है, तो बेटे आपकी बुक में इसकी डेफिनेशन दी हुई है, इसको आप लोग अंडरलाइन कर लें। ऑस्मो रेगुलेशन रेफर टू द प्रोसेस बाय विच एन ऑर्गेनिज्म मेंटेन स्टेबल इंटरनल इक्विलिब्रियम ऑफ वाटर एंड डिसॉल्व सब्सटेंसेस। अपनी बॉडी में उनके प्लांट के जो इंटरनली जो वाटर है बेटे, और कौन से डिफरेंट टाइप ऑफ डिसॉल्व सब्सटेंस, ठीक है, जो वाटर के अंदर डिसॉल्व हो रहे हैं, उन सबको स्टेबल रखना, उस पूरे प्रोसेस को क्या कहते हैं? ऑस्मो रेगुलेशन कहते हैं। क्लियर हो गया? और ये असेंशियल प्रोसेस है, ज़रूरी प्रोसेस है किस चीज़ के लिए? फॉर द सर्वाइवल। ठीक है, किसी भी ऑर्गेनिज्म जो है, स्पेशली जो हम प्लांट्स की बात कर रहे हैं, तो प्लांट्स की प्लांट के लिए ये प्रोसेस क्या है? असेंशियल है, ज़रूरी है। किस लिए? उनके सेलुलर फंक्शंस के लिए और उनके सर्वाइवल के लिए। ये बात आपने याद रखनी है। आप यहाँ पे मेंशन करोगे कि ऑस्मो रेगुलेशन जो है बेटे, इट इज़ असेंशियल फॉर सेलुलर फंक्शन एंड सर्वाइवल। फिर हमने यहाँ पे क्या चीज़ स्टडी की? हमने किया कि कुछ मैरीन ऑर्गेनिजम्स, कुछ मैरीन प्लांट्स बेटे ऐसे हैं जो ऑस्मोसिस के प्रोसेस से गुजरते हैं। और क्यों गुजरते हैं? अपने मतलब इन्वायरमेंट जो है, जो उनकी इंटरनल इन्वायरमेंट है, उसको स्टेबल रखने के लिए। ठीक है, लेकिन यहाँ पे जब वो ऑस्मोसिस के प्रोसेस से बेटे उनके अंदर होगा, तो वहाँ पे क्या होगा कि रिक्वायरमेंट जो रेगुलेटरी सिस्टम्स हैं, उनके सेल जो हैं, जो प्लांट्स के इंटरनल सेल होते हैं, उनका ऑस्मोटिक प्रेशर जो है वो सिमिलर होता है एज कम्पेयर टू ऑस्मोटिक प्रेशर ऑफ द सी। यानी कि उन्होंने क्या कर लिया, उन्होंने अपने इंटरनल टेम्परेचर को, इंटरनल जो पूरा मैकेनिज्म है उसको बैलेंस कर लिया विद द जितने भी सिस्टम हैं, जो ऑस्मोटिक प्रेशर है किसका? वाटर का। हम बात कर रहे हैं बेसिकली मैरीन ऑर्गेनिजम्स की बात कर रहे हैं। तो मैरीन क्या है? कौन से ऑर्गेनिज्म बेटे? जो वाटर के अंदर रह रहे हैं, वो प्लांट जो वाटर के अंदर ग्रो करते हैं। ठीक है,
उनकी बात हमने की है कि कुछ मैरीन ऑर्गेनिज्म बेटे वो क्या करते हैं, वो ऑस्मोसिस के प्रोसेस से गुजरते हैं। किस तरह? विदाउट द रिक्वायरमेंट ऑफ रेगुलेटरी सिस्टम। वहाँ पे रेगुलेटरी सिस्टम की रिक्वायरमेंट नहीं होती, बल्कि क्या होता है कि उनके सेल जो हैं अपनी बॉडी का इंटरनल ऑस्मोटिक प्रेशर जो है उसको, जो मैरीन वाटर का ऑस्मोटिक प्रेशर है उसके इक्वल कर लेते हैं, ठीक है। और इस तरह से उनका जो इंटरनल ऑस्मोटिक प्रेशर है वो क्या हो जाता है, वो स्टेबलाइज हो जाता है। फिर दूसरी चीज यहाँ पे हमने क्या पढ़ी कि कुछ ऑर्गेनिजम्स ऐसे हैं जो एक्टिवली रिक्वायर करते हैं ऐसे सिस्टम्स को, ऐसे प्रोसेस को कि वो उनको अपने जो वाटर है उसकी जो पूरी बेटे एक परसेंटेज है उसको रेगुलेट करने के लिए उनको डिफरेंट टाइप के जो हैं फंक्शंस हैं उनसे गुजरना पड़ता है, ताकि वो एक्सेस ऑफ वाटर को अपनी बॉडी से एलिमिनेट कर सकें, निकाल सकें, और अपनी जो बॉडी है उसका इंटरनल वाटर और जो डिजॉल्व डिफरेंट टाइप के सब्सटेंसेस हैं उनको क्या कर सकें, वो लोग स्टेबल कर सकें। क्लियर हो गया? हमने क्या पढ़ा? हमने पढ़ा व्हाट इज ऑस्मो रेगुलेशन। मैंने आपको बताया कि ऑस्मो रेगुलेशन क्या होती है। हमने ये प्रोसेस पढ़ा। ये वो प्रोसेस है जिससे ऑर्गेनिज्म जो हैं वो अपनी इन्वायरमेंट को, इंटरनल इन्वायरमेंट को क्या करते हैं बेटे, स्टेबलाइज करते हैं। फिर हमने यहाँ पे दो एग्जांपल्स पढ़ ली कि कुछ मैरीन एनिमल्स ऐसे हैं, मैरीन ऑर्गेनिजम्स में जनरली प्लांट्स की बात ही हम यहाँ पे करेंगे। बहुत सारे मैरीन ऑर्गेनिज्म ऐसे हैं जो मियोसिस ऑस्मोसिस के अंडर गो, मतलब ऑस्मोसिस उनके अंदर होता है, और वो सिंपली क्या करते हैं कि उनका ऑस्मोटिक प्रेशर जो है उसको वो इक्वल कर लेते हैं किसके साथ, जो वाटर का, यानी कि जो सी वाटर है उसके ऑस्मोटिक प्रेशर के साथ। दूसरे ऑर्गेनिजम्स, कुछ प्लांट्स ऐसे हैं जो क्या करते हैं बेटे, दे एक्टिवली रिक्वायर, रिटेन और एलिमिनेट वाटर, जिनको वाटर को एलिमिनेट करना पड़ता है। एक्सेस ऑफ वाटर जो उनकी बॉडी में जाता है उसको क्या करना पड़ता है, डिफरेंट तरह के प्रोसेस है, हम आगे डिटेल से पढ़ेंगे। अपनी बॉडी से उस वाटर को उनको निकालना पड़ता है, और जितने डिफरेंट टाइप के वाटर हैं और जो मिनरल्स हैं उनको क्या करना पड़ता है, बैलेंस करना पड़ता है। क्लियर हो गया? अब इस तमाम प्रोसेस और जो हम पढ़े हैं, डिफरेंट टाइप के सॉल्यूशंस हैं, वाटर एलिमिनेट हो रहा है, तो हमने क्या किया, 3 डिफरेंट टाइप के सॉल्यूशंस बना दिए। क्या बनाया? सॉल्यूशंस। सबसे पहले तो आपको पता होना चाहिए व्हाट इज सॉल्यूशन। एक जनरल आपको मैं आइडिया दे रही हूँ सॉल्यूशन क्या होता है। जब सल्यूट और सॉल्वेंट को हम मिक्स करते हैं तो हमारे पास क्या चीज़ बनती है, सॉल्यूशन बनता है। मैंने क्या कहा, जब सल्यूट और सॉल्वेंट को हम मिक्स करेंगे तो हमारे पास क्या बनेगा, सॉल्यूशन बनेगा। दो वर्ड्स मैं यूज करी हूं। एक कौन सा मैंने किया, सल्यूट, एक कौन सा मैंने किया, सॉल्वेंट। वो चीज जो लेसर क्वांटिटी में होती है उसको हम लोग क्या कहते हैं बेटे, सल्यूट कहते हैं। और वो क्वांटिटी, वो आपके पास जो ज्यादा क्वांटिटी में है जो चीज, ठीक है, उसको हम लोग क्या कह लेंगे, सॉल्वेंट कह लेंगे। कॉमन एग्जांपल मैं आपको देती हूँ। सपोज आपने एक मिक्सचर बनाया है, ठीक है, आप एक सोल्यूशन बना रहे हो जिसमें आप शुगर को और वाटर को मिक्स अप कर रहे हो। जब शुगर को वाटर को हम मिक्स करेंगे तो क्या चीज बन जाएगी, हमारे पास सोल्यूशन बन जाएगा। तो हमने किस चीज को मिक्स किया, हमने किसको, सल्यूट और सॉल्वेंट को मिक्स किया। अब इस केस में जब मैंने शुगर को और वाटर को बेटे मिक्स किया है तो शुगर क्या है, शुगर है सल्यूट, और वाटर ज्यादा क्वांटिटी में था हमारे पास, ठीक है, तो वाटर क्या हो गया, सॉल्वेंट हो गया। शुगर क्या होगी, वो कम क्वांटिटी में है, तो उसको हमने क्या नाम दे दिया, सल्यूट का नाम दे दिया। सल्यूट और सॉल्वेंट को जब मैं मिक्स करूंगी तो मेरे पास जो चीज आएगी दैट इज नोन एज सोल्यूशन। क्लियर हो गया कि अब व्हाट इज सोल्यूशन, समझ आ गई है। हमने अब क्या पढ़ना है, हमने पढ़नी है टाइप्स ऑफ सोल्यूशन। देयर आर 3 मेन टाइप्स ऑफ सोल्यूशन, ठीक है। 1 बाय 1 मैं आपको सारी एक्सप्लेन करूंगी, आप लोग मेरे साथ साथ इसको पढ़ें। आपकी बुक में यहाँ पर डेफिनेशन नहीं थी सोल्यूशन की, हमने वर्ड यूज करने थे बार बार, सल्यूट और सॉल्वेंट, इसलिए मैंने आपको पहले ही बता दिया कि व्हाट इज सल्यूट एंड व्हाट इज सॉल्वेंट। सल्यूट और सॉल्वेंट को जब हम मिक्स करते हैं तो हमारे पास क्या चीज बनती है, सोल्यूशन बनता है। वो मटेरियल, कोई भी आप उसको कुछ भी कह सकते हो, जो लेसर क्वांटिटी में होता है दैट इज नोन एज सोल्यूट, और जो लार्जर क्वांटिटी में होता है दैट इज नोन एज सॉल्वेंट। सोल्यूट प्लस सॉल्वेंट इज इक्वल्स टू सोल्यूशन। सोल्यूशन की 3 मेन टाइप्स होती हैं बेटे, हाइपोटोनिक है, हाइपरटोनिक है एंड आइसोटोनिक है। 1 बाय 1 इसको हम डिटेल से पढ़ते हैं। पहले हमारे पास आती है हाइपोटोनिक सोल्यूशन, ठीक है, इसको आप लोग अंडरलाइन कर लें। अ सोल्यूशन हैविंग रिड्यूस सल्यूट कंसंट्रेशन रिलेटिव टू द इंट्रासेलुलर एनवायरनमेंट ऑफ अ सेल, एज अ रिजल्ट वाटर एंटर द सेल बाय ऑस्मोसिस रिजल्टिंग इन द स्वेलिंग।
हाइपोटोनिक सोल्यूशन। हाइपोटोनिक सोल्यूशन वो सोल्यूशन होता है जिसमें सोल्यूट की कंसंट्रेशन क्या होती है, लेस होती है या रिड्यूस होती है एज कंपेयर टू, हम कह सकते हैं इंट्रासेलुलर इन्वायरमेंट, यानी कि सेल के अंदर की जो इन्वायरमेंट है वहाँ पे उससे जो है सोल्यूट की कंसंट्रेशन रिलेटिवली क्या होगी, कम होगी। ठीक है, और उसके रिजल्ट में क्या होगा कि बाय ऑस्मोसिस, ऑस्मोसिस के प्रोसेस से वाटर जो है वो उस सेल के अंदर मूव करेगा ताकि इस कमी को जो है वो पूरा किया जा सके। जब वाटर बाहर से सेल के अंदर आएगा तो उसके से रिजल्ट क्या होगा कि सेल जो है वो स्वेल हो जाएगा, क्योंकि उसके अंदर पानी आ गया ना, तो उसका साइज क्या हो जाएगा, इंक्रीज हो जाएगा। तो हमारे पास यहाँ पे मतलब 2 पॉइंट्स मेन हमने पढ़ लिए। हाइपोटोनिक सोल्यूशन में क्या हमने पढ़ लिया कि वो सोल्यूशन है जिसमें सोल्यूट की कंसंट्रेशन रिड्यूस हो जाती है एज कंपेयर टू इंट्रासेलुलर इन्वायरमेंट ऑफ द सेल, यानी कि जो इंट्रासेलुलर सेल्स के अंदर जो सी कंसंट्रेशन है उससे उसकी कंसंट्रेशन क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी। ठीक है, तो फिर क्या होगा कि वाटर जो है वो सेल में एंटर होगा किसके जरिए, ऑस्मोसिस के जरिए, जिसकी वजह से सेल जो है वो क्या कर जाएगा, स्वेल कर जाएगा। क्लियर। दूसरी सोल्यूशन हमारे पास यहाँ पे क्या आ रही है, डेट इज नोन एज हाइपोटोनिक सोल्यूशन। A solution having high solute concentration relative to the intracellular environment of cell. As a result, water move out of the cell, which cause the cell to sink due to loss of water, a condition called plasmolysis. दूसरी टाइप सोल्यूशन की, इसको हम लोग क्या कहते हैं, हाइपरटोनिक सोल्यूशन कहते हैं। बेटे हाइपरटोनिक सोल्यूशन वो सोल्यूशन होता है जिसमें सोल्यूट की कंसंट्रेशन जो है वो क्या होती है, हाई होती है एज कंपेयर टू, उसका कंपैरिजन हम किससे कर रहे हैं, आप लोग सिंपली लिख सकते हो रिलेटिव टू द इंट्रासेलुलर इन्वायरमेंट ऑफ सेल। बिल्कुल सेम पहले की तरह। पहले क्या था, सोल्यूट की कंसंट्रेशन जो थी वो कम थी, अब सोल्यूट की कंसंट्रेशन जो मैं वर्ड बोल रही हूँ इसका क्या मतलब है, उसकी क्वांटिटी। ठीक है, तो सोल्यूट की कंसंट्रेशन हाइपरटोनिक सॉल्यूशन में क्या होती है, रिलेटिवली एज कंपेयर टू इंट्रासेलुलर इन्वायरमेंट क्या हो जाएगी, वो ज़्यादा हो जाएगी। जब वो ज़्यादा हो जाएगी तो उसके रिजल्ट में क्या होगा कि वाटर जो है बेटे वो सेल से बाहर की तरफ मूव करेगा, इट मूव आउट ऑफ द सेल। पहले क्या हुआ था, वो बाहर से अंदर आया था वाटर हाइपोटोनिक में, लेकिन हाइपरटोनिक में क्या होगा कि वाटर जो है वो सेल से बाहर आएगा। ठीक है, इट मूव्स आउट ऑफ द सेल, जिसकी वजह से वॉट सेल जो है वो क्या कर जाएगा, श्रिंक कर जाएगा, सुकड़ जाएगा। ठीक है, श्रिंक कर जाएगा। क्यों? ड्यू टू लॉस ऑफ वाटर, क्योंकि वाटर का लॉस हुआ ना, वाटर निकल गया। और इस कंडीशन को जब सेल के अंदर से वाटर निकल जाता है और वो श्रिंक हो जाता है, उसके ऊपर झुर्रियाँ आ जाती हैं, वो विल्ट कर जाता है, तो इस कंडीशन को हम लोग क्या कहते हैं, डेट इज नोन एज प्लाज्मोलिसिस। इसको आप लोग अंडरलाइन करो, ये आपके पेपर में अक्सर आता है कि डिफाइन प्लाज्मोलिसिस। आप सिंपली इसकी डेफिनेशन क्या लिख सकते हो कि प्लाज्मोलिसिस इज अ कंडीशन, ये एक कंडीशन है। व्हाट इज दिस, आप बताओगे कि इन दिस कंडीशन वाटर मूव आउट ऑफ द सेल, ठीक है, विच काज द सेल टू श्रिंक ड्यू टू लॉस ऑफ वाटर, एंड दिस कंडीशन इज नोन एज प्लाज्मोलिसिस। ठीक है, या ये भी क्वेश्चन आ सकता है कि वाई प्लाज्मोलिसिस अकर, के प्लाज्मोलिसिस क्यों होता है, वाई, उसका रीज़न क्या है। देन भी आप लोग यही बताओगे कि प्लाज्मोलिसिस का रीज़न क्या है कि जब सोल्यूट की कंसंट्रेशन हाई हो जाती है रिलेटिवली टू इंट्रासेलुलर इन्वायरमेंट, तो वाटर जो है वो सेल से बाहर जो है वो निकलता है। जब वो बाहर निकलेगा पानी तो सेल क्या कर जाएंगे, श्रिंक कर जाएंगे, उनकी विल्टिंग हो जाएगी, उनके ऊपर झुर्रियाँ पड़ जाएंगी, वो विल्ट कर जाएंगे। ठीक है, और श्रिंक कर जाएंगे, उनका जो वॉल्यूम है वो क्या हो जाता है, कम हो जाता है। तो इस कंडीशन को हम लोग क्या कहते हैं, इट इज़ नोन एज प्लाज्मोलिसिस। फिर हमारे पास सोल्यूशन की थर्ड फॉर्म आती है, डेट इज नोन एज आइसोटोनिक। A solution whose solute concentration resembles to the intracellular environment of the cell, net movement of water between the cell and its environment is zero in this case. आइसोटोनिक सोल्यूशन वो सोल्यूशन होता है जब सोल्यूट की कॉन्सेंट्रेशन जो है बेटे वो इंटरनल इन्वायरमेंट ऑफ द सेल के इक्वल हो जाए, दोनों की क्या हो जाए, सोल्यूट की कंसंट्रेशन सिमिलर हो जाए, सेम हो जाए। पहले हमने क्या पढ़ा था, एक में हमने पढ़ा था कि सोल्यूट की कंसंट्रेशन क्या हो जाती है, कम हो जाती है। एक सोल्यूशन में हमने क्या पढ़ा था कि सोल्यूट की कंसंट्रेशन वो क्या है, हाई हो रही है। लेकिन अब हम क्या पढ़ रहे हैं कि सोल्यूट की कंसंट्रेशन जो है बेटे वो सिमिलर हो जाती है एज कंपेयर टू इंट्रासेलुलर इन्वायरमेंट ऑफ द सेल।
तो इस तरह के सोल्यूशन को हम लोग क्या कहते हैं, आइसोटोनिक कहते हैं। आइसोटोनिक सोल्यूशन में जो वाटर की नेट मूवमेंट है बेटे वो क्या होती है, जीरो हो जाती है, क्योंकि दोनों की सेम होगी ना। अब वाटर को सेल के अंदर भी नहीं जाना पड़ेगा और सेल से बाहर भी नहीं निकलना पड़ेगा। इसका मतलब क्या हुआ कि यहाँ पे जो मूवमेंट है वो क्या होगी, रुक गई, वाटर की मूवमेंट स्टॉप होगी, जिसको हम लोग क्या कह लेंगे कि नो मूवमेंट ऑफ वाटर, और इन्वायरमेंट जो है वो क्या हो जाएगी इस केस में, जीरो हो जाएगी। इस डेट क्लियर। हमने क्या पढ़ा बेटे, हमने पढ़ा सोल्यूशन। व्हाट इज सोल्यूशन, मैंने वो आपको बताया। जब हम सोल्यूट और सॉल्वेंट को मिक्स करते हैं तो हमारे पास क्या आता है, सोल्यूशन आता है। फिर हमने सोल्यूशन की 3 मेन टाइप्स पढ़ी, कौन कौन सी, हाइपोटोनिक, हाइपरटोनिक एंड आइसोटोनिक। क्लियर हो गया। फिर हम नेक्स्ट पेज पे चलते हैं बेटे। यहाँ पे अगर आप बिल्कुल स्टार्ट पे आओ बुक के, तो यहाँ पे आपको 3 डायग्राम्स दी गई हैं, ठीक है। 3 डिफरेंट टाइप की हमें यहाँ पे इन्वायरमेंट दी गई है। एक है हाइपरटोनिक, एक है आइसोटोनिक, और एक कौन सी है, हाइपोटोनिक। यहाँ पे अगर आप देखो ये आउटर मोस्ट लेयर है, दिस इज नोन एज सेल वॉल। मैं इसको इनलार्ज करती हूँ, गौर करो अब इस पिक्चर पे। ये आउटर मोस्ट लेयर है, दिस इज नोन एज सेल वॉल, ठीक है। ये इनसाइड ऑफ द सेल है, ये आउटसाइड ऑफ द सेल है, ठीक है। हम सपोज कर रहे हैं ना, यहाँ से वाटर जो है वो बाहर आ रहा है, ठीक है। हमने क्या पढ़ा था कि हाइपरटोनिक में सल्यूट की कंसंट्रेशन जो है वो हाई होती है एज कंपेयर टू इंट्रासेलुलर इन्वायरमेंट, और इस केस में वाटर जो है इट मूव्स आउट ऑफ द सेल। अब ये जो वाटर है, ये जो एरो हैं, ये क्या कर रहे हैं, बता रहे हैं कि वाटर जो है वो सेल से बाहर निकल रहा है। ये इनसाइड द सेल आपको दिखाया हुआ है। इनसाइड सेल में क्या है कि वाटर की जो सल्यूट की जो कंसंट्रेशन है वो क्या है, हाई है, तो इसकी वजह से वाटर जो है वो सेल से बाहर निकल रहा है, और इस कंडीशन को हम लोग क्या कहते हैं, दिस इज नोन एज हाइपोटोनिक। क्लियर। हाइपरटोनिक, हाइपरटोनिक मैंने बोला। इसमें क्या हो गया कि यहाँ पे सल्यूट की कंसंट्रेशन हाई है। हम क्या पढ़े हैं, हम पढ़े हैं हाइपरटोनिक कंडीशन, जिसको हम लोग प्लाज्मोलिसिस भी इसी प्रोसेस में होता था। दोबारा सुनो, हाइपरटोनिक सोल्यूशन में बेटे हमारे पास क्या होता है कि सोल्यूशन है, इसमें सल्यूट की कंसंट्रेशन हाई हो जाती है एज कंपेयर टू इंट्रासेलुलर इन्वायरमेंट, जिसकी वजह से वाटर जो है वो सेल से मूव कर जाता है। सेल मूव आउट ऑफ द सेल, वाटर सेल से बाहर निकल जाता है। ये जो एरो हैं आपको यही शो कर रहे हैं कि पानी जो है वो बाहर निकल जा रहा है। जब पानी सारा बाहर निकल जाता है तो ये सेल क्या हो जाता है, ये श्रिंक कर जाता है, ठीक है। इसकी श्रिंकेज जो आती है, वॉल्यूम कम हो जाता है, और इस कंडीशन को हम लोग क्या कहते हैं, प्लाज्मोलिसिस कहते हैं। क्लियर हो गया। अगली डायग्राम पे आओ। दिस इज आइसोटोनिक। ये कौन सी कंडीशन आपको दिखाई हुई है, आइसोटोनिक, और ये वैक्यूल है, ठीक है, बड़ा सा दिखाया हुआ है। इस कंडीशन में क्या होता है कि सल्यूट की कंसंट्रेशन जो है बेटे वो सिमिलर हो जाती है टू इंट्रासेलुलर इन्वायरमेंट, ठीक है। ना पानी बाहर जा रहा है और ना पानी बाहर से अंदर आ रहा है, यानी कि टोटल जो नेट मूवमेंट है वाटर की वो क्या हो जाती है, जीरो हो जाती है, और कोई भी मूवमेंट नहीं हो रही, ना पानी अंदर आ रहा है ना पानी बाहर जा रहा है। और यहाँ पे क्या है कि सल्यूट की कंसंट्रेशन सिमिलर हो जाती है टू इंट्रासेलुलर इन्वायरमेंट। क्लियर। सेल जो है इट बिकम फ्लैसिड। तीसरी कंडीशन हमारे पास क्या आती है, डेट इज नोन एज हाइपोटोनिक। हाइपोटोनिक में क्या होता है कि सल्यूट की कंसंट्रेशन, बेटे मैंने अभी आपको बताई थी कि हाइपोटोनिक सोल्यूशन में सल्यूट की कंसंट्रेशन क्या होती है, रिड्यूस हो जाती है। क्या हो जाती है, रिड्यूस हो जाती है एज कंपेयर टू इंट्रासेलुलर इन्वायरमेंट। इससे क्या होगा कि वाटर जो है वो सेल के अंदर पानी आएगा, बाहर से अंदर जाएगा पानी। ये एरो भी आपको यही शो कर रहे हैं कि बाहर से वाटर जो है H2O जो है वो अंदर की तरफ मूव कर रहा है। और इस कंडीशन में क्या होता है कि सेल जो है, जब पानी बाहर से अंदर आएगा बाय द प्रोसेस ऑफ ऑस्मोसिस, तो सेल जो है, जब सेल के अंदर पानी आता है तो उसका वॉल्यूम जो है वो इंक्रीज हो जाएगा। हम उसको क्या कह सकते हैं कि सेल जो है वो क्या कर गया है, स्वेल कर गया है। और इस कंडीशन को जब सोल्यूशन की सल्यूट कंसंट्रेशन जो है वो क्या हो जाती है, रिड्यूस हो जाती है, तो इस तरह की कंडीशन को हम लोग क्या कहते हैं, हाइपोटोनिक कहते हैं। और इस कंडीशन को जब आपका सेल जो है उसके अंदर बहुत ज़्यादा वाटर चल जाए और उसका वॉल्यूम इंक्रीज हो जाए, हमें लगे कि सेल जो है वो स्वेल कर गया है, तो इस तरह की कंडीशन को हम ये भी कह सकते हैं कि द सेल इज इन टर्जिड कंडीशन, ठीक है। पहले भी आप लोग डिटेल से पढ़ के आए हुए हो कि जब पानी ज़्यादा होता है तो क्या होता है, सेल का साइज इंक्रीज हो जाता है, तो उस कंडीशन को हम लोग क्या कहते हैं कि सेल जो है वो टर्जिड कंडीशन में है। क्लियर हो गया। हमने क्या पढ़ ली, 3 डिफरेंट फॉर्म टाइप्स पढ़ ली, और तीनों का ये भी हमने बता दिया कि कंडीशन कौन सी है। यहाँ पे क्या है, सेल टर्जिड है, यहाँ पे क्या है, फ्लैसिड है, और यहाँ पे क्या है, प्लाज्मोलाइज्ड है, ठीक है। दिस इज हाइपरटोनिक, आइसोटोनिक एंड
हाइपोटोनिक बेटे। ओके बेटे, टॉपिक हमारा हो गया कंप्लीट। हमने क्या पढ़ लिया? मैंने आपको बताया व्हाट इज़ ऑस्मो रेगुलेशन, ऑस्मो रेगुलेशन की डेफिनेशन हमने की, सोल्यूशन की डेफिनेशन की, और 3 डिफरेंट टाइप्स की हमने सोल्यूशन भी देखे, और इन द एंड मैंने आपको इसकी डायग्राम ऑफ जो है, जो आपकी बुक में फिगर बनी हुई है, वो भी मैंने आपको एक्सप्लेन कर दी। आपके पेपर में अक्सर क्वेश्चन आता है बेटे, व्हाट इज़ द डिफरेंस बिटवीन हाइपरटोनिक, हाइपोटोनिक एंड आइसोटोनिक सॉल्यूशन। तो मैं आपको इन तीनों जो सॉल्यूशंस हैं उनमें डिफरेंसेस बेटे राइट करवाऊंगी। आप लोग मेरे साथ साथ ये डिफरेंसेस राइट करें। एक अपनी अपनी नोटबुक में आपने 3 कॉलम बना लेने हैं, ठीक है, जैसे आपको इस टाइम स्क्रीन पे शो हो रहे हैं, जैसे मैंने ड्रॉ किए हैं, सेम इसी तरह से बेटे आप लोग भी 3 कॉलम ड्रॉ करोगे। और फिर हम लोग क्या लिखेंगे, हम 1 बाय 1 जो है इनके अंदर जो मेन डिफरेंसेस हैं बेटे वो राइट करेंगे। 3 कॉलम बनाएंगे। पहले में हम यहाँ पे मेंशन कर लेते हैं आइसोटोनिक, ठीक है, आइसोटोनिक अंडरलाइन कर लो। सेकंड में हम क्या मेंशन कर लेते हैं, हाइपोटोनिक, और इन द एंड हम क्या मेंशन कर लेते हैं, हाइपरटोनिक। जो मेन नोटिसेबल डिफरेंसेस हैं इन तीनों सॉल्यूशंस में वो मैं आप लोगों को राइट करवा देती हूँ। आपने इनको अच्छी तरह लर्न करना है। पेपर में ये क्वेश्चन अक्सर रिपीट होता है। नंबर 1 क्या है, तीनों की डेफिनेशंस मैं आप लोगों को लिखवा देती हूँ। ये अगर सिंपल डेफिनेशंस भी आए तब भी आप राइट करोगे यही डेफिनेशन, और अगर डिफरेंस आता है तो उसमें भी हम लिख सकते हैं। आइसोटोनिक सॉल्यूशंस आर सॉल्यूशन हैविंग equal osmotic pressures। क्लियर? हाइपोटोनिक को हम कैसे लिखेंगे, हम कहेंगे हाइपोटोनिक सॉल्यूशंस आर सॉल्यूशंस हैविंग lower osmotic pressures। क्लियर? आते हैं हम लोग हाइपरटोनिक की तरफ। हाइपरटोनिक solutions having solutions are solutions having high osmotic pressure। ठीक है, या ये भी हम कह सकते हैं हाइपोटोनिक सॉल्यूशंस आर द सॉल्यूशंस हैविंग कंपैरेटिवली हायर ऑस्मोटिक प्रेशर, या हैविंग हायर भी कह सकते हैं हम लोग। ठीक है, नंबर 2 में हम लोग क्या लिखेंगे, हैविंग इक्वल सल्यूट कंसंट्रेशन। क्लियर बेटे? यहां पे हम लोग क्या मेंशन करेंगे, हाइपोटोनिक में हैव अ लो कंसंट्रेशन। किसी कंसंट्रेशन की बात हो रही है, सल्यूट की, यहां पे मेंशन कर दिया इसलिए मैंने सब में नहीं लिखा। हैव अ, यहां पे आप लोग क्या मेंशन करोगे, हैव अ हाई कंसंट्रेशन। क्लियर? नंबर 3 डिफरेंस में हम लोग क्या कर लिख लेते हैं, आइसोटोनिक environments show no effect on cells। यहां पे क्या आ जाएगा हमारे पास, हाइपोटोनिक environments cause cell to swell। यहां पे क्या आ जाएगा, हाइपरटोनिक
environments cause cells to shrink. क्लियर? नंबर 4 पे बेटे हम क्या राइट करेंगे? नंबर 4 पे आप लोग लिख लोगे आइसोटोनिक solutions are not helpful in food preservation. या प्रिजर्वेशन भी ठीक है. आगे लिख लेते हैं. यहाँ पे हम लोग क्या लिखेंगे? हाइपोटोनिक solutions are not helpful in food preservation. क्लियर? यहाँ पे आप लोग क्या मेंशन कर लोगे? हाइपरटोनिक solutions are helpful in food preservations. ठीक हो गया? इसको भी हम लोग ऐसे कर लेते हैं, प्रिजर्वेशन. इसके बाद एक और डिफरेंस भी हम यहाँ पे मेंशन कर सकते हैं. नंबर 5 में जो जब हमने पढ़ा था आइसोटोनिक, तो उससे आइसोटोनिक से सेल क्या होते थे? आप ये लिख सकते हो, सेल्स बिकेम, अभी हमने पढ़ा भी था डायग्राम में, मैंने आपको बताया था, सेल बिकम फ्लैसिड. ठीक है? और जब हमने हाइपोटोनिक पढ़ा था तो मैंने हाइपोटोनिक में क्या बताया था? इसमें आप लोग लिख लोगे सेल्स बिकेम टर्जिड. ठीक हो गया? और यहां पे क्या होगा? सेल्स प्लाज्मोलाइज्ड. ठीक है? ये फ्लैसिड हो जाएंगे, यहाँ पे टर्जिड हो जाएंगे, और यहाँ पे क्या हो जाएंगे? हमारे पास प्लाज्मोलाइज्ड हो जाएंगे. ये बेटे हमने क्या पढ़ लिया? हमने तीनों जो सॉल्यूशंस थी हमारे पास, क्या था? पहले हमने क्या पढ़ा? सॉल्यूशन पढ़ लिया. सॉल्यूशन के बाद हमने क्या पढ़ा? उसकी 3 डिफरेंट टाइप्स पढ़ी. कौन कौन सी टाइप? आइसोटोनिक है, और हमारे पास क्या आती है? हाइपोटोनिक आती है, और कौन सी आती है? हाइपरटोनिक आती है. इन तीनों के डिफरेंसेस आपके पेपर में अक्सर क्वेश्चन आता है कि राइट डाउन द डिफरेंस बिटवीन आइसोटोनिक, हाइपोटोनिक एंड हाइपरटोनिक सॉल्यूशन. ये तमाम के तमाम डिफरेंसेस, जितने मेन डिफरेंस थे या ज़्यादा नोटिसेबल थे बेटे, वो मैंने आपको यहाँ पे राइट करवाए हैं. उनसे हम एक दफ़ा आपको मैं समझा देती हूँ. आइसोटोनिक सॉल्यूशंस आर सॉल्यूशन हैविंग इक्वल ऑस्मोटिक प्रेशर. हमने ये बुक में भी पढ़ा था. ये वो सॉल्यूशंस हैं जिसमें ऑस्मोटिक प्रेशर जो है वो सेम हो जाता है. ये वो सॉल्यूशन है जहाँ पे सल्यूट की कंसंट्रेशन जो है बेटे वो जो इंट्रासेलुलर इन्वायरमेंट है उसके इक्वल हो जाती है. ठीक है? हाइपोटोनिक में हमने क्या पढ़ा था कि ये वो सॉल्यूशन है जहां पे सल्यूट की कंसंट्रेशन जो है वो रिड्यूस हो जाती है एज कंपेयर टू इंट्रासेलुलर. यानी कि मैंने यहाँ पे भी वो लिखा है, हाइपोटोनिक सॉल्यूशंस आर सॉल्यूशंस हैविंग लोअर ऑस्मोटिक प्रेशर. यहाँ पे हमने क्या लिखा? हाइपरटोनिक सॉल्यूशंस आर सॉल्यूशंस हैविंग हायर ऑस्मोटिक प्रेशर. ये वो सॉल्यूशंस होते हैं जहाँ पे सल्यूट की कंसंट्रेशन बेटे हाई हो जाती है एज कंपेयर टू इंट्रासेलुलर इन्वायरमेंट. फिर नंबर 2 पे हमने क्या लिखा? हैविंग इक्वल सल्यूट कंसंट्रेशन. यहाँ पे सल्यूट की कंसंट्रेशन जो है वो क्या हो जाएगी? इक्वल हो जाएगी. ठीक है? इंट्रासेलुलर और जो दूसरी सल्यूट की कंसंट्रेशन है वो क्या हो जाएगी? रिजेंबल करेंगे, सेम हो जाएंगे. यहाँ पे क्या हो जाएगा? हैविंग अ लो कंसंट्रेशन. यहाँ पे हाइपोटोनिक में कंसंट्रेशन जो है लो हो जाती है, पहले मैंने आपको बता दिया रिड्यूस हो जाती है. और हाइपरटोनिक में क्या हो जाएगा? हैव अ हाई कंसंट्रेशन. यहाँ पे सल्यूट की कंसंट्रेशन बेटे क्या हो जाती है? हाई हो जाती है. नंबर 3 पे हमने क्या लिखा? आइसोटोनिक इन्वायरमेंट शो नो इफेक्ट ऑन सेल्स. ये इन्वायरमेंट जो है ये सेल पे कोई भी इफेक्ट शो नहीं करती, क्योंकि यहाँ पे जो सल्यूट की कंसंट्रेशन है बेटे इक्वल हो जाती है, तो जो वाटर की मूवमेंट है वो बिल्कुल ज़ीरो हो जाती है. ना वाटर अंदर मूव करता है ना वहाँ से बाहर निकलता है, तो सेल पे कोई भी इफेक्ट नहीं आएगा. हाइपोटोनिक इन्वायरमेंट काज सेल टू स्वेल.
हाइपोटोनिक में सेल जो है वो क्या कर जाते हैं, स्वेल कर जाते हैं, क्योंकि वाटर जो है बेटे वो सेल के अंदर एंटर हो रहा है, जिसकी वजह से उसकी साइज इंक्रीज हो जाता है, ठीक है। और यहाँ पे क्या है, हाइपोटोनिक एनवायरनमेंट का सेल टू श्रिंक, यहाँ पे सेल जो है वो श्रिंक करते हैं, क्योंकि सेल से वाटर जो है वो क्या हो रहा होता है, निकल रहा होता है, ठीक है। हायर कंसंट्रेशन होती है तो सेल से वाटर जो है वो बाहर निकल जाएगा, ठीक है, तो वो श्रिंक कर जाएंगे। यहाँ पे क्या होता है, अंदर आ रहा होता है तो वो स्वेल कर जाते हैं। आइसोटोनिक सॉल्यूशंस आर नॉट हेल्पफुल इन फूड प्रिजर्वेशन, यानी कि डिफरेंट जो मेथड होते हैं ना फूड प्रिजर्वेशन के, वैसे नेचुरल भी होते हैं बहुत सारे और आर्टिफिशियली बेटे होते हैं। नेचुरल में ये आइसोटोनिक सॉल्यूशन जो है ये फूड प्रिजर्वेशन के लिए कोई भी इसका जो है बेनिफिट नहीं होता, ठीक है। और हाइपोटोनिक में भी ऐसा ही है, हाइपोटोनिक में भी फ्रूट प्रिजर्वेशन के लिए ये सोल्यूशन जो है हेल्पफुल नहीं होते, जबकि इस केस में हाइपोटोनिक सॉल्यूशंस आर हेल्पफुल इन फूड प्रिजर्वेशन। जो हाइपोटोनिक सॉल्यूशंस हैं वो फूड प्रिजर्वेशन के लिए बहुत ज़्यादा जो है वो हेल्पफुल होते हैं। नेक्स्ट मैंने क्या लिखा कि आइसोटोनिक में सेल बिकेम फ्लैसिड, सेल जो हैं वो फ्लैसिड हो जाते हैं, बिल्कुल अपनी ओरिजिनल जो उनकी शेप है उसमें आते हैं, क्योंकि ना तो मूवमेंट वाटर की इन हो रही होती है ना आउट हो रही होती है। यहाँ पे क्या है, सेल बिकेम टर्जिड, टर्जिड इसलिए हो जाते हैं क्योंकि वाटर इनवर्ड मूव कर रहा होता है, जिसकी वजह से सेल स्वेल करता है, उसको हम लोग क्या कहते हैं, टर्जिड कंडीशन। और यहाँ पे क्या है, वाटर रिमूव हो रहा होता है, सेल श्रिंक हो रहा होता है, इसलिए हम इसको क्या कहते हैं कि सेल बिकेम प्लाज्मोलाइज्ड। ये क्या थे बेटे, हमने यहाँ पे कुछ डिफरेंसेस राइट किए, मैंने आपको अच्छी तरह से समझाए भी और लिखवाए भी। इनको आपने अपनी नोटबुक्स पे उतार लेना है, इनको अच्छी तरह से प्रिपेयर करना है कि अगर ये क्वेश्चन आए तो वहाँ पे आप लोगों को बेटे कन्फ्यूजन ना हो, आप लोग इजीली इस क्वेश्चन को अटेम्प्ट कर सको। यहीं पे अपना टॉपिक मैं ख़त्म करूँगी। इंशाल्लाह कमिंग लेक्चर में हम अपना नेक्स्ट टॉपिक डेट इज़ ऑस्मोटिक एडजस्टमेंट इन प्लांट्स बेटे वो स्टार्ट करेंगे। नेक्स्ट लेक्चर की नोटिफिकेशन के लिए आप चैनल को शेयर करें, लाइक करें और सब्सक्राइब करें, और मुझे यहीं पे इजाज़त दें। इंशाल्लाह कमिंग लेक्चर में आपसे दोबारा मुलाकात होती है। टिल देन अल्लाह हाफिज़ फर्स्ट ईयर, टेक केयर बेटे, अपना ख्याल रखिएगा और दुआओं में मुझे याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।